Hello and welcome back to my YouTube channel. So as you already know that presently हम atoms वाले topic को cover कर रहे हैं and the last lecture we covered the topic up to Bohr's postulates. हमने Bohr's postulates को cover कर लिया था and we studied key limitations, what were the limitations of the first model and how Bohr's model overcame those limitations of the first model. Okay, so today we're going to continue with the Bohr's model of atom, हाइड्रोजन एटम उसको कंटिन्यू करेंगे. कल हमने क्या किया था, अभी हमने उसके पोस्टुलेट्स तक को कवर कर लिया था एंड आज हम इससे आगे शुरू करेंगे. ठीक है, सो जब हमने बोर्स के पोस्टुलेट्स पढ़े थे तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स पढ़ा था इन विच बोर सजेस्टेड दैट एंगुलर मोमेंटम इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π एंड h/2π किस फॉर्म में आप उसको लिखते हुए n इज नथिंग बट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये चीज पढ़ी थी फ्रॉम बोहर्स थ्योरी से. हमने ये पढ़ के आए थे कि mvr इज इक्वल टू nh/2π. ठीक है, यहाँ से हमें ये पता लगा था कि एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π एंड यहाँ पे आपको हमने ये पता लगा था कि n क्या है आपके पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. n इज नथिंग बट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ओके, सो आपको मैंने कल एक चीज और बताई थी कि दिस पोस्टुलेट, इस पोस्टुलेट ने क्या किया था, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को एस्टैब्लिश किया था. दिस पोस्टुलेट एस्टैब्लिश द क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. सो अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स एस्टैब्लिशेस द क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉर एंगुलर मोमेंटम, तो आपके लिए किसने किया था, बोहर्स के मॉडल ने एस्टैब्लिश किया था. ठीक है, फर्दर आपको इस चीज का और ध्यान होना चाहिए कि क्वांटाइजेशन ऑफ मास हैज नॉट बीन एस्टैब्लिश. आप कभी मासेस के फॉर्म में ऐसे नहीं लिख सकते. दिस इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आपको दे रहा हूँ. आप हमेशा क्वांटाइजेशन की बात करोगे तो एंगुलर मोमेंटम की बात कर सकते हो, आप चार्ज की क्वांटाइजेशन की बात कर सकते हो, बट यू कैन नेवर टॉक अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ मास. ठीक है, तो अगर हम इसका आगे कंटिन्यू करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आज जो हम करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ बोहर्स थ्योरी, तो हम कैलकुलेट करेंगे रेडियाई ऑफ, लेट्स जस्ट कैलकुलेट द रेडियाई ऑफ बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट्स. ओके, अगेन इसकी डेरिवेशन आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. वी विल सिंपली रिमेंबर द रिजल्ट्स कि व्हाट वर द रिजल्ट्स ऑफ द बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट. बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट के रिजल्ट्स किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं. सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर. अब आपको यहाँ पे रिजल्ट्स को 2-3 तरीकों से याद करना है. ठीक है, यू शुड बी रिमेंबर दिस रिजल्ट्स इन 2 और 3 डिफरेंट फॉर्म्स में आपको उस रिजल्ट्स को याद रखना है. ठीक है, फर्स्ट वी विल रिमेंबर दिस रिजल्ट इन सिंपल फॉर्म. ठीक है, तो हमें एक बात का एहसास होना चाहिए कि radius of Bohr's orbital, let's just suppose radii of the Bohr's orbital is given by symbol r, then r is equal to n square h square into 4 pi epsilon naught over 4 pi square m z e whole square. या इसको आप कैसे लिख सकते हो, इस रिजल्ट को आप लिख सकते हो एज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4 pi square m z e square, and the same result can also be written in different form in which we can substitute value of 1 by 4 pi epsilon naught s k. तो इस रिजल्ट को आप और कैसे लिख सकते हो एज n स्क्वायर h स्क्वायर ओवर 4 pi square m k z e square. That depends on you कि आप इस रिजल्ट को किस तरह से याद करना चाहते हो. यहाँ पे here 4 pi epsilon naught is equal to 1 by k. This is something which we have substituted here. Okay, so this is the result. और ये result आपको आना चाहिए because this question was asked in some of the examinations. वहाँ पे directly आपसे पूछा गया था what is the which of the following relationships represents the radius of the Bohr's orbital. ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए. ठीक है, from this relation, let's just say from this relation we can find that, we can understand that r is proportional to n square and r is proportional to 1 over z. ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए. ठीक है, अब यहाँ से आपको एक चीज और पता होना चाहिए. वी कैन डिड्यूस सब रिजल्ट्स फ्रॉम हियर. ओके, सो व्हेन वी लुक एट दिस रिजल्ट, तो हमें यहाँ से एक बात पता लगती है फ्रॉम दिस रिजल्ट वी फाइंड दैट रेडियाई ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स. फ्रॉम दिस रिजल्ट वी फाइंड दैट द रेडियाई ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स is in the ratio किस रेशियो में है, 1:4:9:16 and so on. ठीक है, so this thing implies that stationary orbits are not equally spaced. This implies that stationary orbits are
not equally spaced. ओके यहाँ से आपको ये पता लगता है दिस इज समथिंग विच यू शुड रिमेंबर बिकॉज इन एग्जामिनेशन दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन assertion and reason. In assertion he will say that the stationary orbits are equally spaced. नहीं, radii of stationary orbits are not equally spaced. I am again repeating myself, this is a very important result. आपको पता होना चाहिए the stationary orbits are not equally spaced. इस चीज का आपको पता होना चाहिए, ठीक है. So we can further modify this relationship. We can further modify the equation number one. Let us suppose this is our equation number one. We can, अब आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ. Again I'm repeating myself. आपको ये results पता होने चाहिए. You should remember these results, okay? Because this question was asked in one of the examinations. तो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ. This is was your PYQ. Okay. Further, we can when we have to make some calculation, जब हमें इस चीज को calculate करना होता है, so आप इस result को और कैसे लिख सकते हो? We can write this result in the form of as radius of nth orbit is equal to Rn will be equal to 5.29 cross 10 raised to power minus 11 meters into n square over z. Into n square over z, where n is the orbit and z is the atomic number of the atom which you are considering, okay, or the nuclei which you are considering, ठीक है. So you should remember this result, ठीक है. अब यहाँ पे let's just try to understand this result in case of hydrogen atom, ठीक है. In case of hydrogen atom, let's just say example के तौर पे let's just discuss this result as an example. Let's just say example, let's just look at the example. So let's just say we have to calculate the radius of second orbit for hydrogen atom. So what we will do for hydrogen atom, we will simply substitute n as 2 and z as 1 because we have to calculate the radius of second orbit. तो यहाँ से आपको this implies that R2 will be equal to 5.29 into 10 raised to power 11 minus 11 meters into 2 square over 1. That will be equal to 4 into 5.29 into 10 raised to power minus 11 meters. ठीक है. Similarly, if let's just say this is what example number one. Similarly, if someone asks you, ठीक है, that you have to calculate the radius of third orbit for lithium plus atom. ओके अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. कहता है बोहर्स मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम. सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए काम करता है, ठीक है. सो लिथियम प्लस पॉजिटिव, लिथियम टू पॉजिटिव के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के लिए, ठीक है. तो मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ. दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे लिख देते हैं दैट द बोहर्स मॉडल is applicable for single electron systems. ओके ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. अब इस बात का मतलब क्या है? What does this mean? This means that you cannot apply Bohr's theory for to calculate the radius of lithium atom, but you can calculate the Bohr's theory to calculate the radius of lithium to positive atom. क्यों? ऐसा क्यों है? ठीक है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है. Again I'm repeating myself. यहाँ पे लिख देता हूँ. This implies that we cannot apply Bohr's theory to calculate the radius of electronic orbit in case of lithium atom, but same can be applied for lithium 2 positive. क्यों है ऐसा? बिकॉज बोहर्स थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स. दिस इज द रीजन व्हाई आप इसको यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते. तो फॉर लिथियम टू पॉजिटिव एटम के लिए जो आपका रेडियस होगा Rn विल बी इक्वल टू दैट इज R3 विल बी इक्वल टू 5.29 into 10 raised to power minus 11 into 9 over 3. So this will be the value of the third radius. Okay, so these are the results जो आपको पता होने चाहिए because these questions can be asked in your
नीट एग्जामिनेशन इन द फॉर्म ऑफ असर्शन एंड रीजन, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। एंड इफ वी हैव टू प्लॉट द रिलेशनशिप with a value of n, if we plot the relationship, let's just say if we have to plot a graph, if I want to plot a graph, ठीक है, अगर मुझे ग्राफ को यहाँ पे प्लॉट करना है, if I want to plot a graph between radius across this axis and n across this axis, and since it has r is proportional to power of n square, the relationship will be like this, the graph which we will get will be like this, ठीक है। ये बात आपके पास क्लियर होगी, ठीक है। ये आ गया आपके पास, दिस इज हाउ वी स्टडीड द रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ओके। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी, similarly we can calculate the velocity of electron, we can calculate the velocity of electron in Bohr's stationary orbits, ठीक है। Similarly we can calculate the electron velocity of electron in Bohr's stationary orbit, so we will make some calculation and we get with the result, हमारे पास जो result निकल के आता है for the velocity v is equal to 1 over 4 pi epsilon naught into 2 pi ze square over n h, okay, ये बात clear होगी। and this is the result for the velocity of an electron in the nth orbit, ठीक है, where z is the atomic number of the atom which you are considering. For hydrogen z will be equal to 1, for helium it will be 2 and so on, ठीक है। now in case of hydrogen atom, अब इसी में अगर हम कंटिन्यू करते हैं, for hydrogen atom, for n is equal to 1, z is equal to 1, v is equal to 2.2 cross 10 raised to power 6 meters per second. ये result you should always remember this result, okay। for hydrogen atom, the velocity in the first orbit is equal to 2.2 into 10 raised to power 6 meters per second, which is equal to this velocity, which is equal to this velocity, which is equal to 1 by 137 times the velocity of light in vacuum. Velocity of light in vacuum. ठीक है, ये रिजल्ट भी आपको पता होना चाहिए। These results are very important for your NEET examination, so you should always remember these results. And here, C is equal to velocity of light in vacuum. Okay, further from here we get one more result, that V is proportional to 1 over n, ठीक है। and if we plot a relationship between V and n, we get this kind of relationship, we get this kind of graph, okay। तो ये चीज सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। next we move on to the frequency of electron in Bohr stationary orbit. Next we move to the frequency of electron in Bohr's stationary orbit. Okay, next we move on to the frequency of electron in Bohr stationary orbit, ठीक है। again we make the calculations and we get the result as frequency we get the relationship as nu is equal to 1 over 4 pi epsilon naught into ze square over n h r, ठीक है। ये रिलेशन आपको यहाँ पे मिलता है, so you should remember this relationship for frequency, ठीक है। now this relationship is quite misleading,
this relationship is quite misleading, क्योंकि जब आप इस relation को, when you observe this relationship, again I'm repeating myself, this relation is quite misleading. Why I'm saying that this relation is quite misleading? Because when I look at this relationship in the first time I look at this relationship, I find that the frequency is proportional to 1 by n. आपको नजर आ रहा है frequency is proportional to 1 by n, but as r is proportional to n square, this implies that frequency is proportional to 1 by n cube and not 1 by n. यहाँ पे याद रखिएगा, frequency is proportional to 1 by n cube, not 1 by n. क्यों बोल रहा है सर? Because r is proportional to n square. So this is the relationship, correct representation. Frequency is proportional to 1 by n cube. Clear हो गया बात? And not 1 by n. And not 1 by n. Please remember this results. Okay, this is a very important result. Again, I'm repeating myself, this relationship is quite misleading, because when we look at this relationship, we find that frequency is proportional to 1 by n, and which is the something which we can see in this relationship, but this is not the exact relationship, because when we know that, since we know the relationship for r and r is proportional to n square, so the exact representation of frequency with n is frequency is proportional to 1 by n cube. Okay, now we calculate the total energy of the electron in stationary orbit. Total energy of electron in a Bohr's stationary orbit. ठीक है, so you should remember this result also, because these questions were asked in PYQs. Okay, so E is proportional to E is equal to negative of 2 pi square m z square k square e raised to power 4 over n square h square. 2 pi square m z square k square e raised to power 4 over n square h square, where k is equal to 1 over 4 pi epsilon naught. Okay, ये चीज क्लियर हो गई? And this is your PYQ. This is your PYQ. And please remember this negative sign with E. Okay, so this is the relationship which you should remember, and I have highlighted this relationship, and let me write here that this question was asked in one of your PYQs. Okay, this is your PYQ. Moving on, so when we substitute the values of the constant, we get the value of E as E is equal to negative of 13.6 into z square over n square electron volt. And this relationship is very important, because this relationship helps you to calculate large number of numerical values. ये numerical values को solve करने में आपकी बहुत बहुत ज़्यादा help करता है. ठीक है, you should always remember this thing. So this is a very important relationship. Okay, and don't get confused regarding the representations. Okay, here E is proportional to 1 by n square, but E is proportional to z square. ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है. Okay, now let's just move on to the next topic, that is the origin of spectral lines. ठीक है, now from the Bohr's theory में हमने एक चीज पढ़ी थी कि the energy is emitted or absorbed whenever the transition of electrons takes place from a higher orbit to lower orbit and vice versa. ये बात हमने पढ़ी थी. Now let's just try to understand this result and this postulate, and let's just calculate the result for the wavelength of spectral lines. किस तरह से आप उसको calculate करते हो. ठीक है, so when we want to calculate the origin of spectral lines, spectral lines, when we talk about the origin of spectral lines, so as we have already discussed this thing. ठीक है, so in order to understand this thing, let's just consider that this is the nucleus, and let's just say this is the nucleus of the system, and here we have the first orbit E1, and here we have the second orbit. ठीक है, ये बात है हमारे पास given है. This, let's just suppose these are something which has been given to us. Okay, now please listen to me very carefully. Okay, so what happens at the room temperature? So at the room temperature, what happens is, most of, let's just say this is a hydrogen atom, assuming that this is our hydrogen atom,
ठीक है, we are assuming that this is a hydrogen atom. ठीक है, so what happens is at room temperature most of the hydrogen atoms are in ground state. बहुत ध्यान से सुनिएगा, at room temperature most of the hydrogen atoms are in ground state. ठीक है, what happens is what will happen when we supply some energy to the hydrogen atom, तब क्या होगा? ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, तो समझिए होता क्या. सो आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ वंस अगेन. सो एट रूम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स आर इन ग्राउंड स्टेट. ओके, बट व्हेन आई सप्लाई सम एनर्जी टू द हाइड्रोजन एटम, जब मैंने क्या किया, मैंने उसको कुछ एनर्जी सप्लाई की. व्हेन आई सप्लाइड सम एनर्जी टू द हाइड्रोजन एटम विल रिसीव दैट एनर्जी, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस व्हेन हाइड्रोजन एटम रिसीव्स दैट एनर्जी, जैसे वो एनर्जी को रिसीव करेगा तो क्या होगा? ठीक है, at the moment it receives the energy, an electron which was originally present in, let's just say, n is equal to 1, it will be excited to higher energy state. ठीक है, so this electron, let's just say this electron was present at n is equal to 1. So when I supplied some energy to it, मैंने क्या किया, I supplied some energy to the hydrogen atom, and as a result of that energy, this electron moves to this state. This electron moves to n is equal to 2. This is a transition which takes place. Okay, so this electron which was originally present at n is equal to 1, when it gains some energy, it moves to the excited state, that is n is equal to 2. ठीक है, अब आपको एक बात का और पता होना चाहिए that नेचर में क्या है, नेचर ऑलवेज प्रेफर टू, एवरी सिस्टम प्रेफर्स टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ लो एनर्जी. हर सिस्टम को अपनी लो एनर्जी को प्रेफर करता है. ठीक है, सो सिंस इट हैज हायर एनर्जी, सो द मोमेंट it reaches n is equal to 2, it will what it will do, it will try to lose that energy. It will try to lose this energy by emitting a photon, and the moment it loses some energy, it will again come back to n is equal to 1. ठीक है, so this transition, this is known as your emission spectra. ठीक है, तो इस बात को हम समझने की कोशिश, this is known as your emission spectra. ठीक है, let me just explain this thing once more. ठीक है, so what happens is at room temperature, what happens that at room temperature, what happens is at room temperature, we are talking everything about the hydrogen, we are taking the example of hydrogen atom. ठीक है, so at room temperature what happens is hydrogen atom is at ground state. Okay, so at room temperature hydrogen atom is at ground state. When we supply energy, this is the first step. In second step, let's just say what happens is we supply some energy. When some energy is supplied, तब क्या होता है, when we supply some energy, when some energy is supplied, electron gets excited and move to a higher state. अब यहाँ पे here's the catch. अब होता क्या है, the electron moves to a higher state. Now the moment the electron moves to the higher state, तब क्या होगा, अब यहाँ पे समझिए होता क्या है. Every system, in order to attain stability, wants to have minimum energy. Every system wants to have a minimum energy so that it can be stable. So the moment the electron gets excited to the higher state, so what happens, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा, this excited electron will emit some energy and move back to its ground state. This emission of energy, that is h nu is equal to E2 minus E1.
assuming that the electron was excited to second orbital and from the ground state, okay, is equal to 1 से is n is equal to 2 together. This is something which we have assumed, ठीक है. So this is something which happen and this is known as your emission. This is known as your emission spectra, ठीक है. So जब आप ये सब कुछ करते हैं and when we make certain calculations, तो आपके पास जो relation निकल के आता है 1 by lambda. From here we can calculate the relation 1 by lambda is equal to r z square of 1 over n1 square minus 1 over n2 whole square. ओके, क्लियर होगी बात. नाउ रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे आपको जिसका ध्यान रखना है, द वैल्यू ऑफ आर. द वैल्यू ऑफ आर हियर, आर इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर m k square e raised to power 4 over c h cube, which is equivalent to 1.0967 cross 10 raised to power 7 per meter. Okay, and this question was your PYQ. This question was your PYQ. This was your PYQ, where they simply asked the value of R, or they simply asked the what is the relationship of R. ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है. R is the Rydberg's constant. ठीक है. From here we get one more result. This result shows that the wavelength of light that is being emitted is not continuous, but what we get is a discrete spectra. What we get is a discrete spectra. हमें continuous spectra नहीं मिलता. This results prove that we get a discrete spectra rather than a complete spectra, a continuous spectra. ठीक है. And here 1 by lambda is equal to nu bar, which is your wave number. ठीक है. Please remember this result. This is a very important result. Okay. And again, I'm repeating myself. This shows that we do not get the continuous spectra, but we get a discrete spectra. ठीक है. और discrete spectra हमें क्यों मिल रहा है? Because the electrons are the emission or absorption takes place only when the electrons jump from certain orbitals. Okay. ऐसा होता है. Some particular orbit to second orbital. तो ज्यादा तब आपको ये दिखने को मिलता है. ठीक है. ये बात क्लियर होगी आपके पास? Now moving on. The last topic, we are now going to start with the last topic of this chapter, that is the de Broglie wavelength. The de Broglie explanation for Bohr's postulate of quantization. De Broglie's explanation of Bohr's second postulate of quantization. De Broglie's explanation for second postulate of Bohr's. Okay, how de Broglie was able to explain the Bohr's second postulate. ठीक है. Now again, I'm repeating myself. Second postulate जो था बोहर का, तो Bohr's second postulate says that the angular momentum mvr L is equal to is integral multiple of h over 2 pi, where n is the principal quantum number. This is something which we already know. अब बोहर ने ये चीज तो दे दी. बोहर gave this result and to everyone's surprise आपको रिजल्ट सही मिलना शुरू हुए, बट नो वन वॉज एबल टू एक्सप्लेन कि ऐसा क्यों होता है. नो वन वॉज एबल टू एक्सप्लेन दिस रिजल्ट कि ऐसा क्यों होता है until de Broglie came into picture. ठीक है. So what happened was de Broglie was able to decode this mystery. De Broglie was able to analyze this result and gave a theory which explain why this happens. ठीक है. So according to de Broglie, and he was able to solve this thing in 1923. ठीक है. So what de Broglie said? De Broglie said that the electron in circular orbit, and remember this thing, according to de Broglie, the electron in a circular orbit, must be seen
must be seen as a particle wave, must be seen as a particle wave. ठीक है. So in examination it can be asked that who said that the electron in a circular orbit must be seen as a particle wave. ऐसा किसने कहा था? डी ब्रॉगली ने कहा था. ठीक है. अब उसका ये कहने का मतलब क्या था? जिसका I'm repeating myself. Everyone we were getting the accurate results from de Broglie's second relationship, but no one was able to explain the why this thing was happening, that why this result was accurate. तो ये इसको explain किसने किया? इसको explain करने का काम किया डी ब्रॉगली ने. ठीक है. Again I'm repeating myself. डी ब्रॉगली was the one who explained the Bohr's second postulate. Bohr's के second postulate को explain करने के लिए Bohr assumed that the electron in a circular orbit, उसको आपको consider करना पड़ेगा as a particle wave. You have to consider the electron moving inside a circular orbit as a particle wave. This is what बोहर सजेस्टेड. तो बोहर ने जब ये सजेस्ट किया तो इसको कहने का मतलब क्या था? What did Bohr meant when he said that the electron in circular orbit must be seen as a particle wave? इसको समझने के लिए let's just take a quick recap और हम चलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में, जब हमने वेव्स के टॉपिक को हमने पढ़ा था. ठीक है. सो व्हाट हैपेंस इन द वेव्स? वेव्स में होता क्या? वेव्स में जब हमने पढ़ा था वी स्टडीड अबाउट स्टेशनरी वेव्स, हमने स्टेशनरी वेव्स को पढ़ा था. वी स्टडीड अबाउट स्टेशनरी वेव्स एंड वी स्टडीड अबाउट द ट्रैवलिंग वेव्स. ठीक है. सो व्हाट हैपेंस is, listen to me very carefully. What happens? Okay, so थोड़ा वेव्स पे चलेंगे हम. ठीक है. So what happens is, let's just say we have a string. ठीक है. We have a string. ठीक है. We have a string fixed at two ends. We have a string and let's just say we have a string and it is fixed at two ends. ठीक है. And this string is plugged. हमने उसको हिलाया, उसको ऊपर नीचे किया. We plugged that string. Okay. What will happen? The moment we plug that string, a large number of waves will be produced. मतलब अगर आपके पास एक string है और अगर मैंने इसको प्लग करने का मतलब मैंने इसको घुमाया तो आपको क्या होगा? बहुत सारी waves प्रोड्यूस होंगी. बहुत सारी waves प्रोड्यूस होंगी. Large number of waves will be produced. ठीक है. Large number of waves will be produced. ठीक है. But not every wave will survive. Only those waves will survive which are standing waves. और standing wave होने की condition क्या होती है? What is the condition for a standing wave? Standing wave आपकी तभी produce होती है जब आपके दोनों ends जो होते हैं उनके दोनों ends पे क्या बने? Nodes बने. Remember this thing. So what happens is, when a string is plugged, different types of waves are produced, but only standing waves will standing waves will survive. अब standing waves की condition क्या है? When standing waves are produced, then at the ends of the wire, the nodes will be produced. तो standing waves की condition क्या है? कि दोनों ends पे क्या बनेंगी? आपको nodes मिलते हैं. किस तरह से? If the standing waves are produced, let's say these are the standing waves, इस तरह से बन रही हैं, तो both opposite ends पे आपको क्या मिलेगी? Nodes मिलेगी. If these are the points, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगी? These will be the points of nodes. This will be node and here will be having node. ठीक है. So this is how the standing waves are produced. ठीक है. So इस बात से क्या मतलब बना? इस बात से मतलब ये बना, it means that particle wave होने का मतलब क्या है? It means that in a string standing waves are formed when the total distance traveled by a wave down the string and back down the string and back down the string and back is an integral multiple of number of wavelengths.
इसका मतलब क्या है, द स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस कब बनेंगे, आर फॉर्म्ड व्हेन द टोटल डिस्टेंस, अब जब टोटल डिस्टेंस इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, उसका सर्कमफ्रेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव डाउन द स्ट्रिंग एंड बैक इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ वेव, इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ वेवलेंथ्स। ठीक है, तो इस बात का मतलब ये है कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट, in case of electronic orbit the condition will be 2 pi r 2 pi r n will be equal to n lambda, 2 pi r n is equal to n lambda. This is the condition, this is the Bohr's condition. क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है, if this is the nucleus, if here we have the nucleus, this is the nucleus, and let's just say this is the orbit which we are talking about, this is the orbit which we are talking about. ठीक है, सो द कंडीशन फॉर प्रोड्यूसिंग अ स्टैंडिंग वेव क्या होगी फॉर nth ऑर्बिट, क्या होगी कि दैट 2 pi r will be equal to इस तरह से, this is how the standing waves will be produced here. Okay, this is how the standing waves will be produced here. Okay, so ये condition आपके यहाँ पे satisfy होगी, and always remember this condition. Okay, so इस बात का मतलब आपके पास क्या आता है, इस बात का मतलब आपके पास ये होता है, and we know that lambda is equal to h over mvn. ठीक है, so we will substitute these values here, so we get that mvr n is equal to nh over 2 pi, which is equal to n into h over 2 pi, and in some cases h over 2 pi is written as nh cut, where h cut is equal to h over 2 pi. ठीक है, इन रिजल्ट्स को आपको याद रखना है. ठीक है, so this is how the Bohr was able to explain the second postulate for de Broglie was able to explain the second result. Okay, and further आपको यहाँ पे the one more topic जो आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, that topic is limitations of Bohr's model. That is the topic of limitations of Bohr's model. ठीक है, तो what were the limitations of Bohr's model, आपको ये पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, तो limitations of Bohr's model को पढ़ने के लिए please refer to your reference book. ठीक है, अगेन वही है कि जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर सिंपल इलेक्ट्रॉनिक एटम विच हैव सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के लिए एलिजिबल होता है. बाय द ऑर्बिटल्स आर सर्कुलर, जबकि इलेप्टिकल ऑर्बिट्स भी आपके लिए एप्लीकेबल हैं. सो प्लीज़ रिमेंबर ऑल दिस रिजल्ट्स के बारे में जो आपको हैं, ये आपके प्रेफरेंस बुक में आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगी, ये आप वहाँ से कवर कर सकते हैं. ठीक है, विद दिस आपका जो है आपका टॉपिक जो है खत्म हो जाता है, और सिर्फ एक टॉपिक बच रहा है, द डिफरेंस बिटवीन एक्साइटेशन पोटेंशियल एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल. ठीक है, इसके लिए आप जा सकते हो. एंड ना द लास्ट टॉपिक आपके पास पड़ रहा है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्साइटेशन पोटेंशियल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, बाय when we talk about excitation potential, which means that we are moving from n is equal to we are moving into an orbit. Let's just say we are moving into an orbit. Excitation potential का actually meaning ये होता है कि when we move to a higher orbit, then we have excitation potential. And by ionization potential का मतलब ये होता है कि when we move out of the influence of the nucleus of the atom. ठीक है, मतलब जब मैंने उसको इतनी एनर्जी दे दी कि दैट इट मूव्स आउट ऑफ द एटम, इट मूव्स अवे फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ द एटम, ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. तो आयनाइजेशन है. एक्साइटेशन का मतलब ये है कि जब मैंने उसको सिर्फ इतनी एनर्जी दी कि वो एक लोअर ऑर्बिट से एक हायर ऑर्बिट तक जा सके, बट जब वो बिल्कुल उसके इन्फ्लुएंस से ही बाहर चला गया, देन दैट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल. एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल इज, अगेन आई एम रिपीटिंग माय सेल्फ, एक्साइटेशन पोटेंशियल दैट पोटेंशियल जब आप लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे जाते हो. ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस. और इसके साथ आपका ये चैप्टर जो होता है वो होता है खत्म. ठीक है, एटम्स का टॉपिक जो होता है यहाँ खत्म हो जाता है. नाउ सिंस वी हैव टाइम, मैं आपको बस एक बात बता देना चाहता हूँ, सिंस यू आर हैविंग वेरी मच लेस टाइम फॉर यू फॉर द नीट एग्जामिनेशंस, मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. ठीक है, सो दिस इज समथिंग फॉर नीट एग्जामिनेशन, नीट फिजिक्स, हाउ टू प्रिपेयर. अब आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो किस तरह से आपको उसको कवर करना है, तो सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल. ठीक है,
फोकस लेस ऑन थियरी, कुछ चैप्टर्स की थ्योरी आपको पढ़नी है, कुछ चैप्टर्स की थ्योरी आपको नहीं पढ़नी है, बट इनिशियली फॉर एटलीस्ट टिल 15th of April, बिकॉज फिजिक्स की थ्योरी पढ़ने में आपको टाइम नहीं लगता। फोकस लेस ऑन थ्योरी 15th of April तक आप कीजिए, जितने ज्यादा एमसीक्यू, जितने ज्यादा क्वेश्चंस फिजिक्स के कर सकते हैं, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, आफ्टर 15th April आप एक हफ्ते में फिजिक्स की थ्योरी कवर कर सकते हो, ठीक है। एंड रिवाइज फॉर्मूलाज, रिवाइज फॉर्मूलाज, जितने फॉर्मूलाज को आप रिवाइज करेंगे दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। एंड सॉल्व एनसीईआरटीज प्लस पीवाईक्यूज, ठीक है। रेफर ओनली वन बुक, सिर्फ एक बुक को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन, यू स्टिल हैव टाइम, आप फिजिक्स को कवर कर सकते हैं। इफ यू हैवंट कवर्ड द फिजिक्स इन द कमिंग लाइक वीक और टू, आपका जो टॉपिक्स पूरा सिलेबस मेरे पास से भी खत्म हो जाएगा, देन आई विल ट्राई कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कवर कर पाएं, ठीक है। बट दिस इज हाउ यू कैन यू नो अप्रोच द फिजिक्स। अभी आप जिस तरह से उसको अप्रोच कर सकते, दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर यू राइट नाउ। सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल, डोंट गो फॉर द मॉक टेस्ट। अभी अगर आपकी तैयारी नहीं है मॉक टेस्ट के लिए मत जाइए, आपका सिर्फ मोरल डाउन होगा। जस्ट डू दिस एंड आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। 15th अप्रैल के बाद आपको थ्योरी पढ़नी पड़ लीजिएगा। यू माइट बी थिंकिंग लाइक 15th अप्रैल का टाइम है, कितना बचता है, बट आई एम टेलिंग यू, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी क्वेश्चंस की फिजिक्स में, यू वोंट बी एबल टू सॉल्व एनी इवन अ सिंगल क्वेश्चन इन द नीट एग्जामिनेशन, ठीक है। सो because theory for physics can be covered in 1 week, but the practice of questions cannot be done in 1 week. So I am suggesting you that solve as many as questions as you can possible for 15th of April for 1 month. आपका बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी फिजिक्स की, ठीक है। So this is how you can approach the NEET physics syllabus. Okay. So with that, on that note, I hope this today's lecture was helpful for you. आज का लेक्चर हम यहाँ खत्म करते हैं। Tomorrow we will start with these questions. हम इसके क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। एंड डे आफ्टर टुमारो विल बी कंप्लीटिंग आवर न्यूक्लियाई, ठीक है। एंड इस वीक में आपका आई होप की चैप्टर कवर हो जाएगा। ऑन दैट नोट, आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का लेक्चर। मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच। बाकी आपसे कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।